हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान लगा के आपको ये टॉपिक को समझना पड़ेगा, आगे चल के आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, ये क्लास 12th में भी आएगी, बीएससी भी करोगे जब भी आपको ये आपको सुनने में आएगी, एमएससी करोगे तो भी आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके पिछले पार्ट में बच्चों मैंने आपको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसके काफ़ी कुछ डिटेल्स बताई थी मैंने, बहुत ही अच्छे से आपको वो टॉपिक जो है मेरा वो मैंने कंप्लीट कराया था, है ना। आप बच्चों उसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैंने उसका जो मेथड है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी। ठीक है, आज ये थ्योरी बच्चों हम अच्छे से समझेंगे। आई होप मैं इसको इजी ट्रिक के अनुसार आपको ये थ्योरी समझाऊंगा। ठीक है, आपको ये थ्योरी समझ में आएगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चों आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं जारी होगा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो नाउ बच्चों हम आज ये थ्योरी पढ़ेंगे। इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, ये कैसे ये थ्योरी आई है। ठीक है, और ये इस थ्योरी से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या इसके पोस्टुलेट होंगे, क्या इसके एप्लीकेशंस होंगी, क्या इसके पॉइंट ऑफ नोट होंगे, वो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आप इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने एक थ्योरी पढ़ी थी बच्चों, लीव्स थ्योरी। ठीक है, लीव्स कोशल्स थ्योरी पढ़ी थी। उस थ्योरी में एक्चुअली उसने क्या बताया था, उस थ्योरी में केवल एक चीज़ बताई थी बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशंस कैसे होता है। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशंस बच्चों हमें बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया था कि कैसे होता है बॉन्ड का फॉर्मेशंस। ठीक है, अब ये थ्योरी जो कहती है ना, ये क्या कहती है कि हमें बॉन्ड का फॉर्मेशंस तो करना आ गया, बट जो इसके मॉलिक्यूल्स है ना, उसकी जो शेप होते हैं, मॉलिक्यूल का शेप, वो कैसे हम बनाना सीखें। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने क्या सीखा था कि एक बॉन्ड अपना वैलेंस सेल पूरा करने के लिए उसकी स्टेबिलिटी को हासिल कर लेता है। क्या कर लेता है, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लेता है, तब वो जाके हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, देन बच्चों जैसे हमें ये थ्योरी आई हमारे आगे, तो वहाँ एक चीज़ सीखने को मिली बच्चों हमें, दिस थ्योरी डील्स विद द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। हमें बच्चों ये थ्योरी क्या बताती है कि दिस थ्योरी डील्स विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इस थ्योरी के अंदर हमें मॉलिक्यूल का जो शेप्स होते हैं ना, उसके बारे में हम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, क्या है थ्योरी, VSEPR थ्योरी। बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ, हमें इसको ना कुछ अलग तरीके से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके जो पोस्टुलेट मिलेंगे, इसके पॉइंट मिलेंगे, जो हमें ये थ्योरी समझने हैं, उसके नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर ये एक ऐसी थ्योरी है बच्चों कि VSEPR मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो नाम है इसके पीछे ही इसकी सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं, इसके पीछे ही सारी बात छिपी हुई है। ठीक है, तो नाउ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा कि बच्चों ये थ्योरी क्या कहलाती है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोट कर लो, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है कि दिस थ्योरी डील्स विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थ्योरी इसके मॉलिक्यूल के शेप के बारे में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि आपको समझ आए इजी ट्रिक के अनुसार।
देखो बच्चों, इसके नाम के अंदर ही इसके अंदर एक डेफिनेशंस और छिपी हुई है। हमने बच्चों, मैं आपका एक बेस क्लियर कराना चाहता हूँ। वहाँ मैंने क्या सिखाया था ल्यूइस कोसेल्स के बेस में, और यहाँ मैं इसके नाम पे आपको देखना दोनों में कुछ ना कुछ सेम डिफरेंट पाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या नाम है, वैलेंस सेल। मतलब वैलेंस सेल कब होता है, जब कोई आइटम के अंदर वैलेंस सेल इन्वॉल्व हो। ठीक है, वैलेंस सेल का काम कब आता है, जब बॉन्डिंग करता हो आइटम। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। वैलेंस सेल के अंदर क्या होनी चाहिए, वैलेंस सेल क्यों होता है वैलेंस सेल, क्योंकि हर एक आइटम के बीच में, हर एक आइटम के अंदर क्या होता है, वैलेंस सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, जब कोई आइटम जो होगा उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ल्यूइस कोसेल्स के बीच में बच्चों 2 पेयर थे। फर्स्ट पेयर था बच्चों बॉन्डिंग, मतलब हर एक आइटम में, हर एक मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, बॉन्डिंग बनाए। ठीक है, पोस्टुलेट किया जाए उसके अंदर। दूसरा क्या है, नॉन बॉन्डिंग। वो कैसा भी आइटम हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो बच्चों, वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब ऐड होने की कोशिश करेगा। ओके, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगला क्या है, रिपल्सन्स। वैलेंस सेल के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। आई ना ध्यान में, वैलेंस सेल के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उनके अंदर क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। ओके, क्लियर हुआ इतना। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल सिखाता हूँ। देखो, आप एक्चुअली मैंने ना आपको एक बस में चढ़ा दिया, भीड़ भाड़ वाली बस के अंदर। ठीक है, आप चढ़ते टाइम उस बस के अंदर बच्चों काफ़ी भीड़ है और छत पे एक रोड लगी होती है। ठीक है, आप वहाँ जाके उस रोड को पकड़ के खड़े हो जाते हो। ठीक है, आगे से भी एक अंकल आपको धक्का मारे और पीछे से भी आपको एक धक्का मारे। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको भी धक्का मारोगे, इसको भी धक्का मारोगे। हट 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 हट। लड़की हुई तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब आगे से भी फोर्स लग रहा है आपको और पीछे से भी फोर्स लग रहा है। आप सोचोगे ये तो यार मैं गलत बस में चढ़ गया, अब क्या करूं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बच्चों कुछ इस तरह चीज़ आएगी कि यार काश कोई सीट मिल जाए ताकि मैं दौड़ लगा के वहाँ सीट पकड़ लूँ। ठीक है, वैसे ही बच्चों ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या करता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिपल्सन होते हैं। ठीक है, अगर ये रिपल्सन न होकर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, काफ़ी दूर चले जाएंगे एक 3 डायमेंशनल की शेप की जगह। ठीक है, 3 डायमेंशनल के शेप की, जैसे ये एक इस साइड चले जाएगा, एक इस साइड चले जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा। ठीक है, यही तो हमें सीखना है बच्चों कि दिस थ्योरी डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कि हमें इस मॉलिक्यूल की जो शेप होंगी ना वो कैसे दिखाई देंगी, 3 डायमेंशनल जैसी दिखाई देंगी। यही तो हमें सीखना है। ठीक है, समझ में आया कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रिपल्सन। अगर रिपल्सन्स नहीं लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो दूर दूर चले जाएंगे, एक 3 डायमेंशनल शेप के जैसे ये अपना एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, आपको मैं अब इसके पोस्टुलेट लिखवा देता हूँ बच्चों। ठीक है, फिर मैं उस पोस्टुलेट को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। हाँ बच्चों, इस थ्योरी को अपडेट किया गया था बच्चों। वैसे तो ये कुछ समझने के लिए है बच्चों। ठीक है, आप लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। एक नाम था बच्चों सैडविक एंड पोवेल इन 1914 में, एंड अपडेट बाय द न्यून बाय गैलेक्स्पी 1957 में। ठीक है, जब ये थ्योरी बनी थी वो बनी थी बच्चों 1940 में और इसको अपडेट किया गया था बच्चों 1957 के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके बच्चों कुछ पोस्टुलेट आपको कराऊंगा।
ठीक है, आप बच्चों 1 बाय 1 अपने नोट बना लेना, ठीक है, फिर मैं उस पोस्टुलेट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों पोस्टुलेट नंबर 1 है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक अमोनिया है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि इस अमोनिया का ना आप डायग्राम बना के दिखाओ, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, आप क्या करोगे, मतलब इसका जो नाइट्रोजन होगा वो बीच में रख दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे और एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारा जो बीच में जो होता है ना सेंट्रल आइटम, वो ही डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए, ठीक है। तो आप बच्चों ध्यान रखना, आप कह दो कि सर HF का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, NaCl का डायग्राम कैसे बनेगा। बच्चों वो केवल कैसे होते हैं, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, HCl होगा, ये इसके कोई स्ट्रक्चर नहीं होते बच्चों, ये केवल एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम, लीनियर स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, जो 3 आइटम से ज़्यादा हों, ठीक है, 3 आइटम से ज़्यादा हों, 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा हों, ठीक है। मतलब ये तो 2 हो गए, ठीक है, 3 से ज़्यादा, उसका हमें क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर शेप बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो लेट्स सी बच्चों, मैं यहाँ आपको फर्स्ट पोस्टुलेट समझा देता हूँ कि शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल will depend upon the number of bonding and non-bonding electron pair present in वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल आइटम। मतलब जो भी हमारा बॉन्डिंग होगा और नॉन बॉन्डिंग हो गया, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंट्रल आइटम के अंदर कैसा उसका शेप बनेगा, ठीक है, कैसे उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो सारी बातें कौन करेगा, कौन ध्यान रखना पड़ेगा, सेंट्रल आइटम ध्यान करेगा, ठीक है। सेंट्रल आइटम बच्चों ये देखेगा कि इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, कैसा ये शेप बना हुआ है, क्या ये नॉन बॉन्डिंग तो नहीं है, क्या इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारा काम क्या करता है हमारा, वो सारा काम बच्चों हमारा कौन करता है, सेंट्रल आइटम करता है, ठीक है, बीच वाला काम करता है। इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ बच्चों सेकंड इसका पॉइंट है कि हैज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑल नेगेटिव चार्ज हंस विल रिपेल ईच अदर इन द वैलेंस सेल। मतलब चाहे आप बॉन्डिंग हो या नॉन बॉन्डिंग हो, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जब वे वैलेंस सेल होगा तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल हो जाएंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सन्स लगेगा, तब क्या होगा कि सो इन ऑर्डर द रिड्यूस द रिपल्सन्स दीज इलेक्ट्रॉन पेयर विल टेंस टू मूव अवे फ्रॉम ईच इन द सच a way that they have mini repulsions between them। बच्चों ये जब एक दूसरे को रिपल करेंगे, उसके बाद वो रिपल्सन्स करेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ना, वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूर दूर क्यों चाहते हैं कि हम चले जाएं, बच्चों रिपल्सन्स कम होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन्स कम होगा उतना ज़्यादा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, फोर्थ पॉइंट है इसका, हैज़ वी कंसीडर द शेप ऑफ सेंट्रल आइटम स्पेरिकल दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज थम्सेल्स अराउंड द स्पेरिकल सेंट्रल आइटम। बच्चों जो भी हमारा सेंट्रल आइटम होगा ना, वो क्या करेगा, एक स्पेरिकल की तरह एक रूप ले लेगा। स्पेरिकल जैसा हमारा जो शेप होगा, उसके अंदर चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो नॉन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर हो, वो क्या करेगा, एक स्पेरिकल शेप बनाएगा। तो वो उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो या वैलेंस सेल हो, वो अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, अरेंज कर लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि हैज़ वी कंसीडर द शेप ऑफ सेंट्रल आइटम इज स्पेरिकल दैट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अरेंज। जैसा हमारा स्पेरिकल शेप होगा ना, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेगा, ठीक है।
कैसे कर लेगा? सेंट्रल आइटम में जो भी हमारा स्पेरिकल शेप होगा ना वो अपने आप अरेंज कर लेगा उसको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, हैज़ द सेंट्रल आइटम इज द स्पेरिकल शेप इट कैन द प्रोवाइड मैक्सिमम डिस्टेंस टू द इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जो भी हमारा सेंट्रल आइटम है और उसके बीच में जो हमारा एक स्पेरिकल शेप है ना वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा वो दूर भी जा सकता है, ठीक है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पास भी आ सकते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा वो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर सकता है और दूर भी जा सकता है। किसकी वजह से? एक स्पेरिकल शेप की वजह से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक जो भी हमारा बात चली थी ना वो केवल बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बारे में ये सारी बातें एक्सप्लेन हो रही हैं। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, आप इतना नोट करो, फिर आगे चलेंगे हम। सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों, हैज़ पर VSEPR थ्योरी दैट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द सेंट्रल आइटम इज कंसिडर हैज़ ए वन सिंगल सुपर बॉन्ड। मतलब एक्चुअली ये कहना चाहता है कि कोई भी VSEPR थ्योरी के अंदर चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, वो एक सेंट्रल आइटम होना चाहिए दैट इज ए कंसिडर हैज़ ए वन सिंगल सुपर बॉन्ड। वो एक वन सिंगल सुपर बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये जैसे डबल बॉन्ड है, चाहे आप इधर से पकड़ लो या चाहे इधर से पकड़ लो, ठीक है, ये मतलब जाएगा नहीं कहीं। हमें वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर ढूंढना है जो रिपल्सन्स हो जाए आसानी से। मतलब इस डबल बॉन्ड के ऊपर हो कोई एक इलेक्ट्रॉन या नीचे हो उसको हम रिपल्सन कर सकते हैं। मतलब इस डबल बॉन्ड को ये रिपल्सन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टाइट है, हम इसको पकड़ के रखेंगे। डबल बॉन्ड है ये बच्चों, डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। हमें तो बस उस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है जो आसानी से रिपल्सन्स हो जाए, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है बच्चों, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द कैनोनिकल या रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ ए लूज स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब हमें इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों ओजोन का। ओजोन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा आपको मैंने इस लूज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर बताया था, ठीक है। रेजोनेटिंग के बारे में भी आपको बताया था। रेजोनेटिंग क्यों करते हैं हम? मतलब न्यूक्लियस, मतलब सेम इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए, सेम इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्चुअली में जो हमारा ओरिजिनल ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओरिजिनल ओजोन का स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे मैंने आपको करके दिखाया था, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, ये एक दो कैनोनिकल फॉर्म बन गए हैं, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है, इस लूज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर। चाहे वो आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अनुसार इसको डोनोट करो, चाहे उसके साथ चाहे रेजोनेटिंग फॉर्म के अनुसार इस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? सिडविक और पोलवॉल बच्चों एक चीज़ बताना भूल गए, हमारा जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है ना, एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है ये आपको पता है? ये बात बताएगा बच्चों लेटर ऑन न्यून एंड ग्लिपी 1957। ये इसने प्रूफ किया था कि नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के अंदर क्या डिफरेंट है। मेरी इसके ऊपर ध्यान देना बच्चों, ये कोई एक नॉन बॉन्डिंग ए है, ठीक है, और इसके साथ अटैच है बच्चों बॉन्डिंग, ठीक है। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारा ये है बी, ठीक है। हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग है ऐसे, चाहे आप एक स्पेरिकल भी बोल सकते हो, और एक हमारे पास बच्चों एक बॉन्डिंग भी है ऐसे। कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। इस वाले पेयर को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ये तो नॉन बॉन्डिंग है, ये तो कोई अपना बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये तो हमारा नॉन बॉन्डिंग है बच्चों, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हिस्से को हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? देखो ये केवल इस वाले हिस्से पे अटैच किया गया है, बट जो ये बी पॉइंट है बच्चों ये ए के साथ भी अटैच है,
ठीक है, और ये इस वाली लाइन के साथ भी अटैच है। ठीक है, ये जो है बच्चों ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, और ये जो है हमारा ये है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कब काम करता है, इसको हम एक नाम और देते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉन्ड न बनाना। ठीक है, और बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसको हम एक लाइन लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे कि बिलोंग्स टू द सेंट्रल आइटम एंड टू द अदर बॉन्डेड आइटम। ठीक है, ये एक सेंट्रल आइटम है और टू द अनोदर बॉन्डिंग आइटम के साथ भी क्या है, अटैच है। क्या मैं इस पे लाइन लिख दूं, बिलोंग्स टू सेंट्रल आइटम एंड टू द अदर बॉन्डिंग भी लिख सकते हो, बॉन्डेड आइटम। ठीक है, बॉन्डिंग आइटम। ठीक है, ओके। सेकंड बॉन्डिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या कह रहा है कि बिलोंग्स टू द सेंट्रल आइटम, ये एक सेंट्रल आइटम है। ठीक है, टू द अनोदर बॉन्डिंग आइटम, ये अनोदर के साथ भी अटैच है इलेक्ट्रॉन। और ए वाला क्या करता है कि बिलोंग्स टू द ओनली सेंट्रल आइटम ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाना, और लोन पेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड न बनाना। ठीक है, यहाँ भी हम एक लाइन लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू द ओनली सेंट्रल आइटम ऑफ आइटम। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ए का एक ये घर है। ठीक है, ये दूसरे घर में नहीं जा सकता है। बी क्या करता है, ये इस वाले घर में भी जा सकता है और इस वाले घर में भी जा सकता है, खुद का भी है। ठीक है, ये वाला भी घर है इसका और ये वाला भी घर है। बट जो हमारा ए है ये केवल नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, इसका केवल एक ही घर है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसके हम किस हिसाब से रिपल्सन्स को देखेंगे कि किस आइटम का रिपल्सन्स ज़्यादा है, किस आइटम का रिपल्सन्स कम है। ठीक है, तो दैट सेंट्रल आइटम बट लोन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द बोथ द सेंट्रल आइटम टू अटैच टू द आइटम। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल शोन मोर रिपल्सन्स एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी हमारा लोन पेयर होगा ना उसका सबसे ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा। ठीक है, किस हिसाब से वो हम ऑर्डर देखेंगे। जब हमारा लोन पेयर रिपल्सन्स करेंगे बच्चों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्सन्स होता है। ठीक है, और उससे कम किस में होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर होता है रिपल्सन। और सबसे कम किस में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के हिसाब से इसके अंदर सबसे कम रिपल्सन्स किया जाता है। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ द लोन पेयर हैज़ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आज इसके पोस्टुलेट को आप समझो ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जारी हो जाए टाइम टू टाइम। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई नोटिफिकेशंस प्रोवाइड नहीं होगा। थैंक यू बच्चों।